अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच इज़ एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे। देन हम एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और देन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे विच इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी से। तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की वजह से हम अपनी रूटीन का वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी को डिफाइन करने के बाद अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 6 में आपने एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें लाइट एनर्जी थी, साउंड एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी, न्यूक्लियर एनर्जी थी। लेकिन यहां पर हम जस्ट डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी possessed by a body due to its motion or position is called mechanical energy. It means that कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन या फिर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन में 2 मेन वर्ड्स को यूज किया है। फर्स्ट वन इज द मोशन एंड सेकंड वन इज द पोजीशन। तो इन्हीं दोनों अल्फाज, इन्हीं दोनों वर्ड्स के लिहाज से हम मैकेनिकल एनर्जी को 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी and students, second one is the potential energy. Now students, अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हम लिखेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू its motion is called काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/2 mv²। एंड स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं 1/2 इज कांस्टेंट, mass of the object is constant. It means that किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी और स्पीड। इसका मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे
तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला के मुताबिक हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। मीन्स दैट कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को डबल करते हैं तो जब मैं 2 का स्क्वायर फाइंड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 4। इट मीन्स दैट कि जब हमने स्पीड या वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू को वेरी करने से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में किस तरह से चेंज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने के बाद अब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी possessed by a body due to its position in a field। ये फील्ड कुछ भी हो सकती है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। तो किसी भी फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो एक सर्टेन हाइट h पर मौजूद है, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh। Now students, this is the formula to calculate the potential energy of an object at a certain height from the ground or at a certain point। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूला को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं mass of the object is constant, gravitational acceleration is also constant। It means that पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इट मींस दैट कि ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हाइट पर मौजूद होगा उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। हाइट की वैल्यू जितनी डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी उसी लिहाज से डिक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड टाइप इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल एनर्जी of an object due to the gravitational field near the surface of earth। मीन्स दैट कि जमीन की सरफेस के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर
ऑब्जेक्ट की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू mgh। बट स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखना है जिसको हम नोट में लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन को हम अपना रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। वो जमीन की सरफेस भी हो सकती है और वो एक इनफाइनाइट पॉइंट भी हो सकता है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने याद रखना है ग्रेविटेशनल potential energy always calculated from a reference point। और स्टूडेंट्स वो रेफरेंस पॉइंट जैसा कि मैंने अभी बताया है वो सरफेस ऑफ अर्थ भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट पॉइंट भी हो सकता है जहां पर हम कंसीडर करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के बाद अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स वर्ड इलास्टिक से हमें आइडिया हो रहा है it is the stored energy in an elastic object. For example, the energy stored in a spring due to its compressed or stretched state is called elastic potential energy. तो हम definition लिखेंगे the energy possessed by a spring due to its compressed or stretched state is called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये थी पोटेंशियल एनर्जी की टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स आपके इसी टॉपिक में साइड बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें ये चीज मेंशन्ड है कि अगर हम एक कार को बनाते हैं, एक गाड़ी बनाते हैं, तो एक गाड़ी को बनाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी यूज होती है? इट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ जूल और जाउल। लेकिन वही कार जिसको बनाने में 9 × 10⁻⁹ जूल की एनर्जी यूज हुई है, वो कार अपनी पूरी लाइफ के अंदर टोटल पेट्रोल से कितनी एनर्जी यूज करती है? इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻12 जूल। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखनी है कि एक कार को नॉर्मली बनाने में टोटल कितनी एनर्जी सर्फ होती है। इट इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 जूल। और वही कार अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, अपनी पूरी लाइफ के अंदर पेट्रोल से कितनी एनर्जी बनाती है? इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻12 जूल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक टेबल को डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। ऑल फूड we eat in a day has about the same energy
as 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि एक दिन में जो हम जितना भी खाना खाते हैं उससे जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उस एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल की एनर्जी के इक्वल। स्टूडेंट्स, एनर्जी को डिस्कस करने के बाद अब हम चैप्टर नंबर 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे विच इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की हम सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। Dear students, work energy principle states that the work done on a body is equal to change in its काइनेटिक एनर्जी। मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी के ऊपर जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के बाद अगर हम इसी स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स, ये चेंज किसके इक्वल आएगा? वर्क डन के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की। तो स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका मैस है स्मॉल m, विच इज इनिशियली मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। और स्टूडेंट्स, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, उस फोर्स F की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D के साथ। और स्टूडेंट्स, फोर्स के लगने से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी vf। तो हम लिख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? vf के इक्वल। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है vi से vf ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने फोर्स F अप्लाई की है वो कितने टाइम के लिए अप्लाई की जा रही है? टाइम t के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को पैराग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि लेट कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m which is moving with initial velocity vi, after a certain time a force F acts on the body which changes its velocity from vi to vf। देन आपने बताना है
कि उस ऑब्जेक्ट ने फोर्स F की वजह से कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस d, और ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, एज वी नो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल आएगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है, हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहां से जैसा कि हमने डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया है, हम डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम डिस्टेंस की जगह d पुट करेंगे और देन हम d को एलिमिनेट करेंगे और देन हम d की वैल्यू को सेपरेट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां से d का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2a इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू हम किस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास d की वैल्यू भी मौजूद है, फोर्स की वैल्यू भी मौजूद है, इन दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल। राइट हैंड साइड में F की जगह हम पुट करेंगे ma, राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जगह हम पुट करेंगे 1 बाय 2a इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं a से कैंसिल होगा। अब हम क्या करेंगे, m और 1/2 को vf स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और vi स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट दैट 1/2 m vf स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी आएगी तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अगर वेलोसिटी की जगह हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इट मींस दैट स्टूडेंट्स 1/2 mvf square is the value of the final kinetic energy of the body, and students 1/2 mvi square is equal to the initial kinetic energy of the object। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ रही है, वर्क डन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने ये चीज प्रूव की है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स वर्क डन, कि जितना बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा,
चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम रिजल्ट लिखेंगे और स्टूडेंट्स रिजल्ट में हमने क्या लिखना है, रिजल्ट में हमने लिखना है हेंस वी प्रूव्ड दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही के इक्वल होगा? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर वर्क डन की वजह से बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे इस केस में बॉडी के ऊपर किए जाने वाला वर्क डन किसके इक्वल है? चेंज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट्स अगर हम एक स्प्रिंग की एग्जांपल को कंसीडर करें कि अगर मैं एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं या स्ट्रेच कर रहा हूं, तो इस केस में स्टूडेंट्स मेरा जो वर्क डन स्प्रिंग के ऊपर हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के साथ आपने ये भी याद रखना है कि अगर वर्क डन की वजह से बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स अगर वर्क डन की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स ये था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।